नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो दृष्टि की क्विक बुक है, क्विक रिवीजन बुक। उसका ये तीसरा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास का, अंग्रेज़ों की भारत विजय। ठीक है, तो हमने प्रथम चैप्टर में देखा था कि नए राज्यों का उदय कैसे हुआ था। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि विदेशियों का आगमन यानी यूरोपियों का भारत आगमन। और ये तीसरा चैप्टर है जिसमें हम ये देखेंगे कि जो सभी कंपनियों में यानी कि पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसियों में अंततः जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो किस तरीके से सक्सेस रहे और अंत में इनकी भारत में किस प्रकार से विजय हुई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी? तो मैं बताया था कि पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी। इनके सभी के बीच में क्या हो रहा था? एक अधिकार का, यानी कि ये सब अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे भारत में और आपस में युद्ध कर रहे थे। ठीक है, और ये जो हुआ, ये संघर्ष किस किस बीच हुआ? तो संघर्ष में सफल होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि कहाँ कहाँ अपना अधिकार जमाया। तो इन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। ठीक है, और 1857 तक उनका ये युद्ध यानी संघर्ष निरंतर जारी रहा। अपने विस्तार को इन्होंने 1857 तक जारी रखा। और फिर हम जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और फिर अंग्रेजों का विस्तार रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध संघर्ष होता है, ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगीज और डच कंपनियां जहां तक व्यापारिक रणनीति प्रतिस्पर्धा में परास्त हो चुकी थी। ठीक है, डेनिश कंपनी को अब जानते हैं कि 1745 में अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया था अंग्रेजों को, और ये कंपनी यहाँ से बेच करके वापस जा चुकी थी। ठीक है, डचों को और पुर्तगीज को तो ये हरा ही चुके थे। ठीक है, तो अब जो मेन कंपनी थी वो थी फ्रांसीसी। तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम कहते हैं 3 कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जो किस किस के बीच में हुए? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, जिसे हम सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, ये युद्ध हुआ क्यों था? तो वास्तविक में इसका जो आधार था वो था यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रिया के देश है, उस ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था। तो यानी कि ऑस्ट्रिया यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोध में युद्ध कर रहे थे, और उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? भारत में पड़ा। भारत में भी ये दोनों कंपनियां आपस में युद्ध में उतर गई। ठीक है, जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या? इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो थे वो थे कैप्टन बार्नेट, और फ्रांसीसी जिन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से तो बार्नेट थे, परंतु फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? वो थे डुपिये, महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने क्या किया था कि मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने बोर्डों को बुलाया और बोर्डों की सहायता से क्या किया कि मद्रास में कब्जा करिए। मद्रास पर एक अंग्रेजों के कब्जे में था, परंतु इसमें फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है, तो क्या किया अंग्रेजों ने? जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है, को सहायता दी। इसके विरुद्ध में? डुपिये के विरुद्ध में। डुपिये कौन था? ये था फ्रांसीसियों के गवर्नर। ठीक है, तो इसके विरोध में अनवरुद्दीन को सहायता दी अंग्रेजों ने, और यहीं से इनके बीच में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था, और अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज। तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ भी युद्ध हो गया। ठीक है, हुआ क्या कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, फ्रांसीसियों की जीत हुई। ठीक है, फ्रांसीसी विजित रहे। ठीक है, और इसका कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों के पास तोपखाना बहुत मजबूत था। ठीक है,
यह युद्ध हमें पता है कि 1748 में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, यानी कि यूरोप में, वो समाप्त हो गया और एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं एक्ट्स या सेर्पाई की संधि कहते हैं, जो 1748 में कहाँ हुई थी? यूरोप में। इस संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ और भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। इस संधि के अनुसार शर्त थी कि जो मद्रास है, मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, यानी वापस से मद्रास अंग्रेजों को कर दिया जाएगा, और अमेरिका में जो जगह फ्रांसीसियों को वापस दी जाएगी। ठीक है, तो ये वापस में तय हो गया था। ठीक है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रभाव क्या पड़ा इस युद्ध का? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव पर भारत नहीं पड़ा। ना तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई फायदा हुआ और ना ही अंग्रेजों को। परंतु इस युद्ध से जो भारतीय राजा थे उनकी कमजोरियां जरूर सामने आ गई, क्योंकि युद्ध तो किसके बीच में हो रहा था? अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया था। और यहीं से ये एक बात सामने आ गई थी कि जो भारतीय राजा हैं अब वो कमज़ोर पड़ चुके हैं, और इनको जो यूरोपीय यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये इसका खूब फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। जो सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है ये होता है 1749 से 1754 के बीच में। ठीक है, इसका क्या कारण था? तो ये इसका जो मुख्य कारण था वो था हैदराबाद के संस्थापक, जो हमें पता है कि हैदराबाद के संस्थापक किसने थे? निजाम उल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो जाती है। अब उसका एक पुत्र था और एक था नाती। पुत्र था नासिर जंग और उसका एक पौत्र था मुजफ्फर जंग, यानी कि जो पौत्र था ये दूसरे मतलब बेटे का पुत्र था, और एक बेटा था इसका कौन? नासिर। तो दो हो गए, एक तरफ हो गया नासिर जंग और एक तरफ हो गया मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष हो रहा था कि कौन नवाब बनेगा। इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी। ठीक है, और वहीं तभी क्या हुआ कि कर्नाटक में जो मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। देखिए एक तरफ क्या हुआ कि हैदराबाद, ठीक है, एक तरफ है हैदराबाद में कौन कौन है? तो एक तरफ है नासिर जंग, ठीक है, और एक तरफ है हमारा मुजफ्फर जंग। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि मराठों ने क्या किया था? ठीक है, कर्नाटक में मराठों ने क्या किया कि एक चंदा साहब थे उनको छोड़ दिया, और अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में युद्ध हो गया मैसूर को लेकर। पता ना पहले फर्स्ट कर्नाटक युद्ध भी किसको वजह था? अनवरुद्दीन की वजह से। अब क्या हुआ था मैसूर में भी, सॉरी मद्रास में, ठीक, कर्नाटक जिसे कहते हैं, कर्नाटक में क्या हो रहा था कि एक तरफ थे अनवरुद्दीन साहब और एक तरफ थे चांदा साहब। अनवरुद्दीन चांदा साहब कहाँ पर थे? कर्नाटक में। और ये दोनों कहाँ पर थे? ये थे हैदराबाद में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो ये आपस में युद्ध कर रहे थे। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का और मुजफ्फर जंग का, यानी कि फ्रांसीसी जो थे वो हैदराबाद में साथ दे रहे थे किसका? मुजफ्फर जंग का। ठीक है, और कर्नाटक में साथ दे रहे थे किसका? चांदा साहब का। तो बचे दो कौन? हैदराबाद में बचे कौन? हमारे नासिर जंग, और यहाँ बचे अनवरुद्दीन। इनका साथ कौन दे रहे थे? अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि भारतीय आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अंग्रेज उसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ फ्रांसीसी हैं और एक तरफ अंग्रेज हैं। तो 1749 1449 में क्या हुआ? अंबर का युद्ध हुआ। उस युद्ध प्रथम को क्या कहते थे? सेंट थॉमे का युद्ध। ये कौन सा है? अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, और उसका जो छोटा बेटा था वो मोहम्मद अली, ये क्या होगा? भाग गया यहाँ से। तो अनवरुद्दीन मारा गया, बचा कौन? चांदा साहब। और चांदा साहब बचे तो अब कर्नाटक में यानी कि किसका कब्जा हो गया? वो हो गया चांदा साहब का। अब यहाँ दूसरे कौन है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। 1750 में क्या हुआ कि हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया, अब बचा कौन? मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग की भी जीत हो गई, यानी फ्रांसीसी साथ दे रहे थे मुजफ्फर जंग का और किसका? चांदा साहब का, और दोनों की विजय हुई। नासिर जंग भी मारा गया अंग्रेजों की तरफ से, और वहाँ पे अनवरुद्दीन भी मारा गया। तो इससे क्या हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर जो डुपिये थे, ये इससे मतलब किसने? मुजफ्फर जंग जब मारा गया, सॉरी नासिर जंग मारा गया, मुजफ्फर जंग जब नवाब बना तो उसने क्या किया कि फ्रांसीसियों को खुश होकर के मसरूलीपट्टनम जो था और पांडिचेरी ये दे दिया। ठीक है, और डुपिये को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो ये फ्रांसीसियों को फायदा हुआ क्योंकि फ्रांसीसियों के दोनों मेंबर जो थे वो जीत चुके थे।
ठीक है। आगे क्या हुआ, मुजफ्फर जंग की जो मृत्यु हो गई तो उसके जो बाद मृत्यु के बाद तयाबत जंग जो थे वो फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र यानी मुस्तफानगर, चिटकाई, राजमुंदरी और ये सब प्रदान किया मुजफ्फर जंग ने की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके बेटे ने जिसका नाम था तयाबत जंग, ठीक है। और आगे क्या हुआ, यानी कि मुजफ्फर जंग ने तो यहाँ का क्षेत्र दिया था इसको मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का, और बाद में उसके तयाबत जंग ने क्या किया, कुछ और क्षेत्र भी उत्तरी सरकार जिसको कहते हैं यानी कि ईस्ट जो ये क्षेत्र जो ये पूरा, ठीक है, इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, तो उसका क्षेत्र वापस से दे दिया। इसके बाद चंदा साहब बचे थे, तो चंदा साहब ने क्या किया कि फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के गांव प्रदान कर दिए, यानी ये खुशी हो गई और अब तो फ्रांसीसियों की मौजा ही मौजा। आगे देखते हैं, डुपये जो था हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में, एक बुस्सी कौन था, ये फ्रांसीसियों का एक सैन्य अधिकारी था, ठीक है, तो नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी को तैनात किया और इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया। पूरे दक्षिण भारत में क्या हुआ, फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया। और इस बात से अंग्रेज को ये बात हजम नहीं हुई, तो क्या हुआ कि हम जब पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे अंग्रेजों के और बहुत बड़े सैन्य कमांडर थे। ये जब भारत में आए तो इन्होंने क्या किया कि अब किनको, फ्रांसीसियों को दबाना जरूरी था, तो इन्होंने क्या किया कि अर्काट पे घेर डाल दिया, ठीक है, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये चाह रहे थे कि उनसे यानी फ्रांसीसियों को हराया जाए। और इसी समय क्या हुआ, तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। यानी चंदा साहब जो फ्रांसीसियों के व्यक्ति थे, उसकी तंजौर के एक सेनापति ने क्या कर दिया, चंदा साहब की हत्या कर दी। और जब तृतीनापयी फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, तृतीनापयी पे किसका दबाव था, अंग्रेजों का, और फ्रांसीसियों ने जब वहाँ पे युद्ध आक्रमण किया तो वो अंग्रेजों से हार गए, यानी अंग्रेजों से हार हुई किसकी, फ्रांसीसियों की, ठीक है। और इस प्रकार से, ठीक है, 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पे सहमत हो गए और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। तो यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ किसके, पांडिचेरी की संधि से। पहला समाप्त हुआ था एक्ट यार्सापाई की संधि से, ठीक है। और क्या हुआ कि अंग्रेजों के समर्थन से मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया, ठीक है। और इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अब दोनों कंपनी इस बात पर सहमत हुई कि जो भारतीय राजाओं के आपस के झगड़े होंगे उसमें हम अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, तो ये देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी यूरोप की वजह थी, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था वो कारण था। दूसरा क्या था कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब तथा नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, यानी कि यहाँ पे भी उत्तराधिकार के युद्ध की वजह से हो रहा था। अब तीसरा जो युद्ध हुआ वो क्या हुआ, तो हुआ क्या था कि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक एक युद्ध चला था जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, ठीक है। 1756 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध का प्रभाव कहाँ पड़ा, भारत में पड़ा। जैसे ये जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी थे ये वहाँ युद्ध कर रहे थे, तो उसका प्रभाव भारत में भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखना ही दिखना था, ठीक है। तो इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ा, ठीक है। तो यूरोप में क्या हो रहा है, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को तथा इंग्लैंड प्रेसा को समर्थन दे रहे थे, यानी कि फ्रांसीसी किसको दे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को समर्थन दे रहे थे वहाँ पे, और ब्रिटिश जो थे वो प्रेसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कहाँ पड़ा, भारत पर पड़ा, ठीक है। और भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। और इसका तत्कालीन कारण देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि जो ये कौन थे, डुपियो को वापस भेज दिया गया और उसकी जगह कौन आए, फिर फ्रांस सरकार के द्वारा काउंट डी लागी को भारत भेजा गया, ठीक है। इसका काम क्या करता है कि जो, ठीक है, अधिकारी भारत में। और 1758 में क्या हुआ कि इसने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित किया जिससे अंग्रेज छिड़ गए और फिर क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और इसने क्या किया, एक और काम किया कि इसने जो तंजौर था, ठीक है, इसने क्या किया कि जो तंजौर था वहाँ पर कब्जा करने के लिए क्या किया, इसने बुस्सी को जिसको तैनात किया था, ठीक है, हैदराबाद में, किसने, डुपियर ने, इसको वापस इसने कहा कि आप एक काम करो कि आप तंजौर आ जाओ अपनी पूरी सेना ये करके, और यहाँ पे हमें क्या करना, घेर डालना।
परंतु ये घेरा सक्सेस नहीं रहा और यहाँ पर ये जो हैदराबाद से वापस आ गया था, तो हैदराबाद भी इनके हाथों से जाता रहा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़ों को 3 बार हरा दिया। ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो वो हमें पता है कि रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1760 में अंग्रेजी सेनानायक आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। वांडीवास का युद्ध हुआ कब था, 22 जनवरी 1760 को हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, और अंग्रेजों ने जो बुस्सी था, जो सेनानायक था फ्रांसीसियों, उसको कैद कर दिया और 1761 में पौंडीचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया एवं माहे, जिंजी, इन पर भी कब्जा हो गया। तो 1760 का वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार गए, फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार हुई और तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया। 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हो गया था यूरोप में, तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ा और वापस से यहाँ पे भी संधि हुई। और इस संधि में ये हुआ कि आपस में जो विजित क्षेत्र थे वो वापस कर दिए गए, फ्रांसीसियों को वापस कर दिए उनके क्षेत्र को और अंग्रेजों के क्षेत्र वापस कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ संधि में कुछ पॉइंट है कि जो फ्रांसीसी होंगे उनको अब ये कहा गया कि वो सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, सेना ना तो वो अपनी जो फैक्ट्री है उसकी फोर्टिंग करेंगे और ना ही सेना रखेंगे। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्री, सिर्फ यानी कि फ्रांसीसी सिर्फ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और वह राज्य विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी अब सिर्फ भारत में एक व्यापारिक कंपनी बन के रह गई और उनकी जो वास्तविक शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी ने राज्य विस्तार छोड़ दिया और क्या करते सब, उनका ध्यान सिर्फ किस पे केंद्रित था, व्यापार पर। तो वांडीवास का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो 1760 में हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो ये हुआ कि इस तरीके से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और उनका, ठीक है, नियंत्रण स्थापित किया। अब अंग्रेजों की जीत के क्या कारण थे और फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण थे, कुछ पॉइंट इसमें हम देखते हैं। तो फ्रेंच कंपनी, हमें पता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी और जो ब्रिटिश कंपनी थी वो गैर सरकारी संस्था थी। तो फ्रांसीसी कंपनी पे सरकार का दबाव ज़्यादा रहता, तो वो जो भी निर्णय करती थी वो सरकार से सहमति होने पर ही हो पाता था, जबकि अंग्रेज अपने मन मर्जी से निर्णय करते थे और इस वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों की जीत का ये कारण भी था। ठीक है, दूसरा कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो कमज़ोर थी, यानी उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, सरकारी कंपनी थी। जबकि जो ब्रिटिश थे उनके पास मध्य भारत में, और हमें पता है कि दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति अंग्रेजों की काफ़ी अच्छी थी, ताकि वो युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च कर सकते थे और फ्रांसीसी उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। इसकी एक हार का कारण ये भी था। तीसरा कारण क्या था कि जो सैनिक संगठन था फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों का श्रेष्ठ था। ठीक है, चौथा कि जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनकी दूरदर्शिता का अभाव था, यानी वो बातों को समझ नहीं पाए। जैसे डुपुये की वापसी, डुपुये वापस गए और ठीक है, अब बॉर्डन जब उनके जगह पे आए और काउंट या ये आए तो वो इस बात को समझ नहीं पाए सही से। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो बंगाई में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारी ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो ये भी एक कारण कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने बंगाली पे कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो हमें पता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें पता है कि यहाँ पे कोई 8 वर्ष तक, यानी कि हमें पता है कि 1756 में अय्यवर्ती खां की मृत्यु हो जाती है और बाद में सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनता है बंगाई का। परंतु अंग्रेज़ों के साथ इसके टकराव शुरू हो जाते हैं और ठीक है, 1717 में एक जो शाही फरमान मिल जाता है फरोख्सियर से अंग्रेज़ों को बिना टैक्स व्यापार करने का। ये बात सिराज को पसंद नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि जो फरोख्सियर था उसने 3,000 रुपये वार्षिक पर कह दिया था कि आप व्यापार कर सकते हैं। परंतु क्या करते थे कि इसकी जो कंपनी, मैंने बताया था कि जो व्यापारी थे वो निजी व्यापार में भी इसका उपयोग करते थे, जबकि ये फरमान किसको था, सिर्फ कंपनी को था कि कंपनी सिर्फ
3,000 रुपये चुकाएगी और बिना टैक्स के व्यापार करेगी। परंतु जो निजी अधिकारी थे वो अपने निजी व्यापार में भी इसका दुरुपयोग करते थे, और इस बात से क्या होता था कि राजस्व में नुकसान हो रहा था, जो बात नवाब को पसंद नहीं आई। ठीक है, और इसने क्या कर दिया कि ठीक है, सिराज और ब्रिटिश कंपनी के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, और ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, फोर्ट ये जो था तो उसको भी ये सिराज ने मना कर दिया। ठीक है, और अंततः क्या हुआ कि एक घटना हो गई जिसको हम कहते हैं बयाक डेथ कहते हैं, बयाक खो ये घटना कहते हैं। 20 जून 1756 को एक हुआ क्या था कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को यानी एक कमरे में बंद कर दिया गया। 146 अधिकारियों को इसने सिराजुद्दौला ने बंद करवा दिया, और जिसमें सिर्फ जब सुबह ओपन किया गया तो उसमें सिर्फ 23 मतलब व्यक्ति ही 30 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। यहीं से क्या हुआ कि अंग्रेजों और सिराज के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, सिराज ने क्या किया कि जो मानिकचंद था, मानिकचंद एक व्यक्ति था, उसको क्या किया कि जो कलकत्ता था उसमें का वहाँ का प्रभारी बना दिया। परंतु ये क्या हुआ, मानिकचंद अंग्रेजों की तरफ हो गया रिश्वत खा करके, और इसने इसको धोखा दिया, जिससे चंद्रनगर पर अंग्रेजों की विजय हो गई। और बाद में मजबूरन क्या किया गया कि अजीतनगर की संधि करनी पड़ी 1757 में किसको, सिराज को। ये युद्ध होता रहा, और जो अंततः युद्ध होता है वो होता है ठीक है, जो है अंग्रेजों से जो योग नफरत करते थे वो थे, इसकी एक तो मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, मीर जफ़र जो इसका सेना नायक था, और कुछ जो अमीर थे जैसे राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान। ठीक है, ये सारे अमीर चंद, ये सारे सारे इससे नफरत करते थे और षड्यंत्र रचते रहते थे। ठीक है, तो अंततः जो अंग्रेजों और सिराज के बीच में युद्ध होता है वो होता है 85 का युद्ध, 23 जून 1757 को। ठीक है, ये निर्णायक युद्ध था। इसमें होता क्या है कि जो मीर जफ़र रहता है, मीर जफ़र जो सेना नायक होता है सिराज का, ये युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, अंग्रेज़ों की तरफ से हो जाता है। क्योंकि अंग्रेज इसको कहते हैं, अंग्रेज इसको मौका देते हैं कि यदि आप हमारा साथ देते हो तो हम जीतने के बाद आपको नवाब बना देंगे, और ऐसा ही होता है। ठीक है, जिसमें सिराज की इस युद्ध में सिराज की हार होती है, सिराज मारा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और मीर जाफ़र ने साथ नहीं दिया इस जिस युद्ध में हार हुई, और बाद में मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बनाया गया। ठीक है, तो ये विश्वासघात हुआ, और इसमें जो एक व्यक्ति था जो जिसको वीर गति प्राप्त हुई थी, तो 2 व्यक्ति थे, एक मीर मदान और एक मोहन याग। ये 2 योग मतलब इनको मौत वीर गति प्राप्त हुई थी इस युद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन है जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में मारा गया था, तो वो था मीर मदान और सोहन याग। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो इस युद्ध का तो एक तो कंपनी अब मजबूत बनकर उभरी थी, मतलब अब कंपनी को पूरी तरीके से एक तरीके से पॉपेट में लिया था, जिसको उन्होंने नवाब बना दिया था, किंग मेकर की भूमिका पे आ गए थे। ठीक है, और यानी कि कंपनी को अब संसाधनों तक पहुंच हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो मीर जफ़र था पॉपेट नवाब था, तो कठपुतली ये नवाब था, जो इन्होंने क्या किया था, इसने कि 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी थी। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की भी अनुमति प्राप्त हो गई थी। तो ये इसका परिणाम हुआ। फिर क्या हुआ कि मीर जफ़र के बाद जब मीर जफ़र इनके उद्देश्यों में पूरा नहीं उतरा अंग्रेजों के, तो उन्होंने क्या किया कि उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन क्लाइव कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर पाया, तो क्या किया कि कंपनी ने परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो अब मीर जाफ़र को भी हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम बहुत समझदार व्यक्ति था, तो मीर कासिम ने सर्वप्रथम पहला काम क्या किया कि उसने अपनी मतलब जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद, ये राजधानी कौन सी थी, मुर्शिदाबाद थी। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से उसको मुंगेर स्थानांतरित किया। तो इसने अपनी राजधानी कासिम जो था मीर कासिम, इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। और इसने क्या किया कि
वहीं पे मुंगेर में एक बंदूक कारखाना स्थापित किया और अपनी सेना को यूरोपियों के आधार पर यानी यूरोपीय पद्धति पर तैयार किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक, और भ्रष्टाचार को काफ़ी कम किया। ये बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो और अंग्रेज़ों को जो मतलब अंग्रेज़ों को जो सैन्य सुधारों को जैसे 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया गया, देने से नवाब और कंपनी के संबंध में तनाव आ गया। करों का समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए और राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा को अपनाया गया। ठीक है, इस कर से क्या हुआ कि अंग्रेज नाराज हो गए। ठीक है, अंग्रेजों को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1763 में परिणामस्वरूप 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध अनौपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी और तब मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। यानी हुआ कि जब मीर कासिम इनके उद्देश्यों पर पूरा नहीं कर पा रहा था तो वापस से क्या किया उन्होंने, मीर कासिम को हटाया और फिर से मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने इस बात से नाराज़ हो गया। मीर कासिम ने क्या किया कि बक्सर का युद्ध किया और बक्सर के युद्ध में साथ किसने दिया मीर कासिम का? तो एक तरफ तो थे कि अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला, इसने साथ दिया, और दूसरे कौन थे? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन दोनों ने साथ दिया किसका? मीर कासिम का इस युद्ध में। परंतु हुआ क्या? वही 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को जीतना ही था, तो अंग्रेज इस युद्ध में भी जीते। इसका नेतृत्व जो किया था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खान ने किया था, परंतु युद्ध में हार हुई और हार होने के बाद इसका ठीक है मीर कासिम भाग गया, जिसमें 1770 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और शुजाउद्दौला तथा जो शाह आलम द्वितीय थे इनको संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जिस तरफ एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और एक तरफ थे, दो चरणों में संधि हुई। एक संधि तो हुई किसके साथ? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या संधि हुई? तो इसमें तय हुआ कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी को मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे स्थायी रूप से अब बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अधिकार दे दिया गया। और अब ये जो थे सम्राट, इनको अब पेंशन प्राप्त होगी, यानी ये पेंशनर बन जाएंगे और इनका स्थायी पद समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, कंपनी ने जो अवध के नवाब थे उससे कड़ा और इलाहाबाद को ये करके इसको दे दिया, सम्राट को दे दिया। ठीक है, तो ये हुआ। और दूसरी संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब के साथ। इस संधि में क्या हुआ, जो मैंने कहा था कड़ा और इलाहाबाद को किसको दे दिया गया था? द्वितीय सम्राट को दे दिया गया था। और शेष क्षेत्र जो थे वो नवाब को ही वापस कर दिए गए। नवाब से कहा गया कि आपने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, इस पर हर्जाना देना पड़ेगा, यानी 50 लाख रुपए कंपनी को आपको हर्जाना देना पड़ेगा। तो इतना हर्जाना देना तय हुआ। ठीक है, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा का जिम्मा उठाया गया, परंतु ये जो सुरक्षा खर्च होगा वो किसको देना पड़ेगा? अवध के नवाब को देना पड़ेगा। यानी कि एक सेना रखनी पड़ेगी अवध के नवाब को, और वो सेना किसके खर्चे पे होगी? नवाब के खर्चे पे। सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट था क्या था कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट। आगे, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के कुछ संरचना में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि अवध के नवाब राजा के अधीन ही माना गया। तो ये यहाँ तक हुआ। तो आज यहीं तक देखते हैं, इसके बाद कल हम देखेंगे, ठीक है, कि बंगाल में द्वैत शासन कैसे स्थापित हुआ, और फिर ये चैप्टर कल ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।